हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और स्वागत है सभी का विनर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज बहुत संवेदनशील, बहुत चर्चित और पूरे देश में अभी जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उस मुद्दे पे हम डिस्कस करेंगे। और यह मुद्दा है वक्फ संशोधन विधेयक। क्या है, क्यों जरूरी है, क्या क्या सुधार हुए हैं, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, सभी पहलुओं पर डिटेल डिस्कशन होगा। तो अंत तक इस पूरे वीडियो को देखिएगा। तो उम्मीद है कि आप आज वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में समझ जाएंगे और अंत में आप फैसला करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। समझें, सबसे पहला सवाल उठता है कि वक्फ है क्या। तो वक्फ शब्द का मीनिंग समझ ले। पहले देखो, वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो होता है रोक देना या रोकना। इस्लाम धर्म में, मुस्लिमों में एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब से समझ लें इस्लाम धर्म आया तभी से एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई मुसलमान अपनी स्वेच्छा से इस्लाम के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए अपनी संपत्ति को डोनेट कर सकता है। हालांकि कोई अन्य भी उसको डोनेट कर सकता है, कोई मुस्लिम हो चाहे ना हो, वो डोनेट कर सकता है। और डोनेट की गई ये जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, ये मूवेबल भी हो सकती है या इमूवेबल भी हो सकती है। माने ऐसी संपत्ति जो जमीन जायदाद वगैरह वाली है, या कोई भी ऐसी संपत्ति जो धन है, जेवरात हैं, किसी भी प्रकार से वो प्रॉपर्टी हो सकती है, इसे डोनेट किया जा सकता है। अब सवाल है डोनेट की गई संपत्ति का होता क्या है। तो डोनेट की गई जो संपत्ति होती है, इस संपत्ति का उपयोग इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार पे किया जाता है। जैसे मस्जिद बना दी जाती है, या कब्रिस्तान में उसका उपयोग ले लिया जाता है, या शैक्षणिक संस्थाएं बना दी जाती हैं। तो एक प्रकार से कई सारे लोग होते हैं ऐसे जो अपनी संपत्ति डोनेट करते हैं, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी ना हो। जनरली ऐसा किया जाता है, या कई बार अपनी स्वेच्छा से भी लोग कर देते हैं। और ऐसी संपत्तियां जो होती हैं, उन्हीं संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पहले वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ संपत्ति क्या है इसको समझ गए होंगे। तो वक्फ संपत्ति क्या है? वो संपत्ति है जो दान में दे दी गई है। ठीक, दान में दी गई संपत्ति को ही क्या कहा जाएगा? वक्फ संपत्ति कहा जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज और समझें। वक्फ संपत्ति अगर कोई हो जाती है, मतलब अगर कोई संपत्ति डोनेट कर दी जाती है, तो उसे वापस लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए कहा जाता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ की हो गई तो हमेशा वक्फ की रहेगी। उसे वापस लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है और ना ही उसमें कोई कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से संपत्ति को डोनेट करे, वो संपत्ति बन जाती है वक्फ की संपत्ति। और जो डोनेट करता है उसे कहा जाता है वाकिफ। डोनेट करने वाले को क्या कहा जाता है? वाकिफ कहा जाता है। तो अब सोचो जरा कि इतने बड़े देश में जब हम बात भारत की करें, तो भारत में कई सारे लोग होंगे जिनने छोटी बड़ी, बहुत सारी, थोड़ी कम, थोड़ी ज़्यादा संपत्तियां डोनेट की होंगी। इतनी सारी संपत्तियां जब हो जाएंगी तो उन्हें मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। और कई बार उस मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट की भी एक समस्या पैदा होगी। तो जब इतनी सारी संपत्तियां डोनेट हो गई, और अंग्रेजी शासनकाल में भी हम देखें तो अंग्रेजी शासनकाल में भी इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए थे ताकि उन सभी संपत्तियों को सही से मैनेजमेंट किया जा सके, लेकिन हुआ नहीं मैनेजमेंट। फिर भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के बाद और बड़ी समस्या आ गई कि भारत से ही कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो पाकिस्तान चले गए। तो भारत में और ऐसी संपत्तियां हो गई जिनका सही मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। इसलिए भारत सरकार ने, याद रखिएगा, 1954 में, 1954 में एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था वक्फ अधिनियम। ठीक, भारत सरकार ने एक कानून बनाया, वक्फ अधिनियम। अब ये जो वक्फ अधिनियम था, इस वक्फ अधिनियम के माध्यम से प्रमुख रूप से दो संस्थाएं हमें समझ में आती हैं। ठीक, एक संस्था हमें दिखाई देती है केंद्रीय वक्फ परिषद। ठीक, केंद्रीय वक्फ परिषद हमें दिखाई देती है। और ये जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, इस वक्फ परिषद का काम क्या होता है? ये असल में सेंट्रल रूप से एक सर्वोच्च संस्था समझ सकते हैं, जिसके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें अपॉइंट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इन्हें अपॉइंट करती है तो इनका काम होता है पूरे देश में जो आपके राज्य, देखें अब कानून के माध्यम से एक और प्रकार की संस्था बनाई गई है, और उस संस्था का नाम क्या है? उसे कहते हैं राज्य वक्फ बोर्ड। ये हर राज्य में होती है ना, ये हर राज्य में बनाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, तो राज्य वक्फ बोर्ड अलग बनाया जाता है। और पूरे देश में इस प्रकार के 30 से अधिक
स्टेट के वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। और ये राज्य वक्फ बोर्ड जो होता है अपने अपने राज्य में ये जितनी भी संपत्तियां डोनेट होती हैं उनको मैनेजमेंट करता है, उसका मैनेजमेंट का काम इसका है। अब यह राज्य वक्फ बोर्ड किस प्रकार से मैनेजमेंट करता है, तो क्षेत्रीय स्तर पे एक और व्यक्ति होता है जिसे मुतावली कहा जाता है। वो मुतावली जो होता है इन सभी वक्फ प्रॉपर्टी को क्या करता है, रख रखाव करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। तो सेंट्रल लेवल पे संस्था दिख रही है केंद्रीय वक्फ परिषद, और स्टेट लेवल पे दिख रही है राज्य वक्फ बोर्ड, और मुतावली होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे जो इन सभी वक्फ संपत्तियों को मैनेज करते हैं और क्षेत्रीय स्तर पे उनका रख रखाव करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा प्यारा है, लेकिन समस्या पैदा होती है उसके मिसमैनेजमेंट को लेकर। सवाल है ये मिसमैनेजमेंट की समस्या कैसे पैदा हुई और कहां से सामने आई, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखें, हमारे देश में 2005 में एक कमेटी गठित होती है। 2005 में एक कमेटी गठित होती है। इस कमेटी को सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है। सच्चर समिति, सच्चर समिति जो थी, इसका काम था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थितियां कैसी हैं उस पर फोकस किया जाए, विशेष रूप से माइनॉरिटी वर्ग की स्थिति का आकलन किया जाए। सच्चर कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2006 में सौंपी, और इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट सामने आता है वक्फ संपत्तियों को लेकर। अब क्या मिसमैनेजमेंट समझ में आता है, तो समझें। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो वक्फ संपत्ति है पूरे भारत में, हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं ना। वक्फ संपत्ति इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि पूरे भारत में 6 लाख एकड़ पे फैली है। ठीक, वक्फ संपत्ति पूरे भारत में लगभग कितनी मानी गई, 6 लाख एकड़। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में। और इनकी अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, मार्केट वैल्यू मतलब इनका जो टोटल कॉस्ट है इन संपत्तियों का, वो 1.2 लाख करोड़ रुपए सामने आता है। 1.2 लाख करोड़ रुपए एक मार्केट वैल्यू सामने आता है। लेकिन अगर बात की जाए कि रिकॉर्ड में कितनी वैल्यू बताई गई, तो रिकॉर्ड में इनकी वैल्यू मात्र 6000 करोड़ बताई गई। और बात की जाए कि इससे कितना, इन संपत्तियों से कितना अर्निंग होती है या इनसे कितनी कमाई हो रही है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि मात्र 163 करोड़ रुपए की कमाई है। ये रिपोर्ट में सामने आ रहा है। 6 लाख एकड़ में जमीन है जिसकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ है और जिसकी इनकम बताई जा रही है मात्र 163 करोड़ रुपए। तो सच्चर कमेटी का यह कहना था कि अगर सही तरीकों से इन प्रॉपर्टी का उपयोग कर लिया जाए तो 163 करोड़ नहीं, करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए की अर्निंग ली जा सकती है। और इस पैसों का उपयोग उन मुस्लिम कम्युनिटी में बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है जो आज पिछड़े हैं आर्थिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे। और फिर इसी आधार पे 2013 में एक और कानून बनाया गया था। उस समय एक और कानून बनाया गया था 2013 में, और उसमें कुछ सुधार किए गए थे। हालांकि ये सारे सुधार नाकाफी थे। देखो, एक तो 1954 में मैंने आपको एक्ट बताया था, एक 1995 में भी आया था, वक्फ अधिनियम 1995 में भी आया था, और उन सब में कुछ कुछ चेंजेस किए जाते रहे। लेकिन ये सारे सुधार, चाहे 1954 का कानून हो, चाहे 1995 का कानून हो, चाहे 2013 का कानून हो, इन सब के बावजूद भी इन सभी चीज़ों का मिसमैनेजमेंट था। क्योंकि आप सोचें कि इतनी सारी जब प्रॉपर्टी थी, अगर इसका सही उपयोग किया जाता तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो सबसे निचले स्तर के मुसलमान हैं उनका बेहतर विकास हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं सका। और उसकी वजह थी कुछ करप्शन का हो जाना, कुछ मिसमैनेजमेंट का होना, ये सारी समस्याएं इनके साथ बनी थी। इसलिए भारत सरकार ने एक नया कानून पेश किया है। परंतु हम यहाँ पे अब बात करते हैं विवादों को लेकर, है ना। हम प्रमुख विवाद की बात करते हैं कि आखिर क्या क्या विवाद थे और उनमें क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो हम उन विवादों पे चर्चा करते हैं। ठीक, और कीवर्ड में बताऊंगा, समझाऊंगा ज्यादा, लिखूंगा कीवर्ड में। सबसे पहली समस्या थी गैर मुस्लिम को लेकर। गैर मुस्लिम के द्वारा दान की एक समस्या है, और उसमें क्या सुधार हुए अभी मैं आपको बताता हूं। चूंकि वक्फ संपत्तियों में कोई गैर मुस्लिम भी अपनी संपत्ति डोनेट कर सकता है। अब सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि अब कोई गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति डोनेट नहीं करेगा, वो तभी डोनेट करेगा जब कम से कम 5 वर्ष से मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा हो या इस्लाम धर्म उसने अपनाया हो। कम से कम 5 वर्ष। अगर पिछले 5 वर्षों से वो मुसलमान है
तो ही अपनी संपत्ति डोनेट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब लेकिन एक चीज जरा और समझते हैं, और वो समस्या क्या थी? वो समस्या थी सर्वे कमिश्नर को लेकर। दूसरी समस्या समझें, सर्वे कमिश्नर को लेकर। सर्वे कमिश्नर को लेकर क्या समस्या है? सर्वे कमिश्नर को लेकर समस्या ये है, और सर्वे कमिश्नर के साथ में एक और चीज आपको यहां पे बता देता हूं, और वो है वक्फ बाय यूजर। ठीक, वक्फ बाय यूजर, इसको भी पहले समझ लो, फिर सर्वे कमिश्नर समझते हैं। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट जो पिछले कानूनों में था वो ये था कि अगर मान लो कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा स्थान है जहां लंबे समय से ऐसा कोई काम हो रहा है जो इस्लाम से जुड़ा है, माने कोई इबादत हो रही है, मस्जिद है, इस तरह से अगर उसका उपयोग लिया जा रहा है, तो उस संस्था को जो वक्फ बोर्ड रहेगा वो वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट, कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, भले उसके लिए कागजात हो चाहे ना हो, वो घोषित कर सकता है। और अगर ऐसी कई संपत्तियां होंगी जिन्हें वक्फ बाय यूजर के माध्यम से घोषित कर दिया जाता है, और ऐसी संपत्तियां फिर विवादित संपत्ति बन जाती हैं। अब कैसे पता चलेगा वक्फ बोर्ड को कि कौन सी संपत्ति जहां पे इस्लाम धर्म के रूप में उसका उपयोग लिया जा रहा है और उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है? तो वो पता चलता है सर्वे कमिश्नर के माध्यम से। तो सर्वे कमिश्नर हुआ करते थे और इनको अपॉइंट किया जाता था, और ये जो सर्वे कमिश्नर होते थे ये उन प्रॉपर्टी पे नजर रखते थे जो विवादित हैं। अब अगर सर्वे कमिश्नर है और सर्वे कमिश्नर को लगता है कि ये प्रॉपर्टी है जहां इस्लाम धर्म के रूप में इसका उपयोग लिया जा रहा है, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो फिर वक्फ बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देता था, और वक्फ बोर्ड बाकायदा एक प्रकार का नोटिफिकेशन या गजट जारी करके क्या करता था, या उसकी अधिसूचना जारी करता था। कौन जारी करता था? वक्फ बोर्ड। और अधिसूचना जारी करके उसे वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था। और जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती थी, तो जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसके पास कागजात हैं या जो वो वहां पे रह रहा है, उसे मात्र 1 साल का मौका मिलता था। वो 1 वर्ष के भीतर इसको चैलेंज कर सकता था, मात्र 1 साल का। अब कई मायनों में समस्या तो ये आती थी कि भाई बताओ, अगर वक्फ बोर्ड ने अधिसूचना जारी करके किसी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर भी दिया है, तो समस्या ये है कि 1 वर्ष में वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कि कब अधिसूचना जारी हो गई। तो 1 वर्ष का समय मिलता था, 1 वर्ष के भीतर ही उस पर चैलेंज हो सकता था, नहीं तो नहीं। और अगर इस वर्ष में भी आपने चैलेंज कर दिया, तो अब चैलेंज कहां होगा? वो चौथी समस्या है। चैलेंज होगा ये वक्फ ट्रिब्यूनल में, एक अलग संस्था जिसे कहा जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल को हिंदी में कहा जाता है अधिकरण। अधिकरण या ट्रिब्यूनल भी अपने आप की समझ लें एक प्रकार की अदालतें होती हैं, पर वो किसी विशेष प्रकार के मामलों पर ही जजमेंट दे सकती हैं। तो जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, उस वक्फ ट्रिब्यूनल में ले जाकर आप ये अपना मैटर सुलझाएंगे। लेकिन अब यहां पर एक और सोचने वाली बात है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, इसके निर्णय पे कहीं पर भी अपील नहीं हो सकती। इसने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम है, तो इसके निर्णय पर अपील नहीं हो सकती। ठीक, आई बात समझ में? विवादित बिंदु क्या है? विवादित बिंदु नंबर 1, गैर मुस्लिम के द्वारा दान किया जाता था, जो अब उसमें चेंजेस कर दिए गए। 5 साल जो मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा है वही अब दान करेगा। विवाद 2 था सर्वे कमिश्नर को लेकर। तो सर्वे कमिश्नर की जगह अब जो नया कानून रहेगा, उस कानून में क्या किया जाएगा? कलेक्टर करेगा सर्वे का काम। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी समझ में आती हैं जो विवादित हैं, जो किसी वजह से सरकारी थी लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई हैं, तो अब कलेक्टर क्या करेगा? उनका सर्वे करेगा, और अगर वह विवादित बिंदु है तो उसे दोबारा से क्या कर दिया जाएगा? सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और राजस्व जो खाते रहेंगे, जो राजस्व रिकॉर्ड रहेगा, उसको सही तरीकों से अपडेट किया जाएगा। तो इस तरह से अब ये सर्वे कमिश्नर के द्वारा काम ना किया जाकर कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। ये चेंजेस किया गया। दूसरा चेंज, वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ किसी प्रॉपर्टी पे तभी दावा कर पाएगा जब उसके पास क्या होने चाहिए? बाकायदा कागज होने चाहिए, मतलब उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बाकायदा कागज जब तक उसके पास नहीं है, जब तक प्रूव नहीं है, तब तक वह किसी संपत्ति पे दावा नहीं ठोक सकता। और अगली बात यहां पर कि अगर मामले जो विवादित होते थे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल जाते थे, अब वो वक्फ ट्रिब्यूनल जाएंगे तो, लेकिन इसका निर्णय पर अपील हो सकेगी। और चेंजेस ये आएगा कि 90 दिन के भीतर कहां पे अपील कर पाएंगे? हाई कोर्ट में अपील होगी, उच्च न्यायालय में अपील होगी।
और जनरली ऐसा ही तो होता है कि हमारे देश में हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, जिला अदालतों की अपील हाई कोर्ट में होती है, पर वक्फ ट्रिब्यूनल की अपील कहीं नहीं हो पा रही थी। तो इस चीज को भी नए कानूनों में चेंज किया गया है। तो ये प्रमुख विवाद थे जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन विवाद अभी यहाँ पे खत्म नहीं होते। विवाद अभी यहाँ पे खत्म नहीं होते। अब एक विवाद और समझें। एक विवाद था यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट को लेकर। लिमिटेशन एक्ट हमारे देश में 1963 को पारित किया गया था, 1963 को। और यह कानून यह स्पष्ट करता है कि अगर किसी की भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कोई अवैध कब्जा हो जाए तो कितने समय बाद अवैध कब्जा वैध कब्जा बन जाएगा। और इस कानून के अकॉर्डिंग याद रखें कि अगर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है तो 12 वर्ष के भीतर वह चैलेंज कर सकता है। मान लो किसी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पे किसी ने कब्जा कर लिया। कब्जाई गई प्रॉपर्टी पे कितने वर्ष के भीतर उसे चैलेंज करना होता है? 12 साल के भीतर, नहीं तो प्रॉपर्टी गई हाथ से। और अगर मान लो सरकारी प्रॉपर्टी है, उस पे अवैध कब्जा है तो सरकार फिर उस पे 30 वर्ष के भीतर चैलेंज कर सकती है। 30 वर्ष के भीतर चैलेंज करना होगा। 30 वर्ष के बाद नहीं किया तो फिर संपत्ति गई। तो ये लिमिटेशन एक्ट तय करता है। लेकिन यह जो एक्ट है वक्फ बोर्ड पर लागू नहीं है। यह जो एक्ट है वक्फ बोर्ड पर लागू नहीं है। और इसका सीधा अर्थ पता है क्या निकलता है? इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति की 100 वर्ष पुरानी भी अगर संपत्ति है तो उस पर भी वक्फ अपना दावा ठोक सकता है। और चूंकि उस पर यह बात लागू नहीं है तो वो किसी भी पुरानी से पुरानी प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोक देगा और इससे मामला विवादित पैदा हो जाता है। अब सोचने की बात है कि वक्फ बोर्ड कितने भी वर्ष पुरानी संपत्तियों पे दावा ठोक सकता है, पर वक्फ ने अगर आपकी संपत्ति पे दावा ठोक दिया तो आपके पास मात्र 1 वर्ष का है। तो इन सभी चीज़ों को जो लेकर मिसमैनेजमेंट था, उन सभी चीज़ों को लेकर सुधार किए गए हैं। और नए कानून में लिमिटेशन एक्ट जो था, ये वक्फ बोर्ड को जो छूट दी गई थी वो भी अब यहाँ पे समाप्त कर दी गई। तो नए कानून में जो प्रमुख चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको सरल भाषा में समझाए हैं। गैर मुस्लिम अगर दान दे रहा था उस पर चेंजेस किए गए हैं। 5 साल तक मुस्लिम प्रैक्टिस जो कर रहा है उसे ही दान देने की अनुमति है। सर्वे कमिश्नर अब सर्वे नहीं करेगा, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाएगा। अब कोई भी संपत्ति पे तभी दावा ठोकेगा वक्फ बोर्ड तब उसके बाद बाकायदा कागज होंगे, बाकायदा उसके पास पर्याप्त सबूत होंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के मामले को जो अभी तक चैलेंज नहीं किया जा रहा था वो चैलेंज अब किया जा सकेगा। कहाँ किया जाएगा? हाई कोर्ट में, वो भी 90 दिन के भीतर। साथ ही साथ लिमिटेशन एक्ट के तहत भी जो वक्फ बोर्ड को सुविधाएं मिल रही थी वो भी अब यहाँ पे खत्म कर दी गई हैं। ये सारे चेंजेस हैं। अब देखें जरा कहानी को, जरा हम और आगे बढ़ा लेते हैं। भारत में वक्फ कानून का विकास कब कब कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हालांकि आज़ादी के पहले भी कई सारे कानून बने, पर मैंने यहाँ पे सीधा 1954 से कहानी को शुरू किया। तो वक्फ अधिनियम 1954 वक्फ संपत्ति के प्रशासन, संरक्षण, पर्यवेक्षण के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी, जो मैंने आपको बताया। ठीक, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने लिख के इसलिए बता दिया ताकि आसानी से पहले समझा सकूँ। अब इसकी प्रमुख बातें क्या हैं? तो इस अधिनियम में वक्फ संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। वक्फ संपत्ति की देखरेख के लिए क्या बनाए गए? राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए। वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए क्या बनाया गया था? वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको पहले चैलेंज नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और वक्फ संपत्ति के प्रशासन की देखरेख के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी सेंट्रल लेवल पे। और फिर 1995 में भी कानून आया था जो वक्फ परिषद और अधिकारियों को और बेहतर ढंग से परिभाषित करता है। और 2013 में भी ऐसा कानून आया था जो महिला प्रतिनिधित्व और संपत्तियों की बिक्री पर प्रतिबंधों को शामिल करता है। उसके बाद देखें आज की डेट में बात करें तो भारत में लगभग आंकड़ा समझें तो पंजीकृत जो वक्फ संपत्ति हैं वो 8,72,328 उसके पास प्रॉपर्टी है जो है ना। और कितने एकड़ में फैली हैं? 38.16 लाख एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी है। और उपयोगकर्ता द्वारा घोषित वक्फ जो है 4,02,000 यहाँ पर उसकी टोटल प्रॉपर्टी है। ठीक, और भारतीय रेलवे सशस्त्र बल के पास, माने इंडियन रेलवे, आप जहां जहां रेलवे स्टेशन देखते हैं वो सब सोचो पूरे इंडिया में रेलवे लाइन बिछी, वो सारी प्रॉपर्टी रेलवे की है, इसलिए रेलवे के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। और फिर दूसरी है डिफेंस, रक्षा विभाग के पास, तीसरे नंबर पे वक्फ आता है। तो सोचें
उसके बाद प्रमुख सुधार क्या क्या किए गए। अब नए सुधार देखो, वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, पहले नहीं रखा जा रहा था, अब रखना पड़ेगा ताकि पारदर्शिता आए। कलेक्टर वक्फ संपत्ति का क्या करेगा, सर्वेक्षण करेगा, गलत दावों को रोकेगा। वक्फ बोर्ड केंद्रीय परिषद में कम से कम अब 2 गैर मुस्लिम भी होंगे और 2 मुस्लिम महिला भी होंगी, है ना, पहले नहीं हो रहे थे। और सिया सुन्नी बोहरा आगा खानी माने मुसलमानों में जो अलग समुदाय हैं उनको भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर। सरकारी संपत्ति पर वक्फ के दावों को अमान्य किया जाएगा और स्वामित्व का निर्धारण कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। वक्फ दानकर्ता कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करे तभी दान कर पाएगा। अब देखें वक्फ बिल क्या है, तो वक्फ विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला प्रस्तावित कानून है। मुख्य जो इसका उद्देश्य है वो पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकना है। और वक्फ यह है किसी मुस्लिम, और ये तो हम समझ चुके हैं सारी चीज़ें। अब देखें कानून की बात करें, 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ नया कानून, राज्यसभा में 4 अप्रैल 25 को। और अब इसके लिए जेपीसी कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। जब संसद में कोई विधेयक विवादित हो जाता है तो उसके लिए जेपीसी बनती है, और उस जेपीसी ने कई सारे सुझाव दिए थे, तो ये जेपीसी गठित हुई थी। आप कमेंट करके बताइएगा, एक सवाल दे रहा हूँ, जेपीसी कमेटी में कितने सदस्य थे और उसका अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस हुई और बाद में फिर ये अधिनियम पूरा पारित हो गया था, है ना। और राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल 2025 को इसे मंजूरी दे दी। और लागू कब हुआ, तो इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी 8 अप्रैल 2025 से। कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। अब सबको पालन करना है। हालांकि इसको लेकर विरोध भी कुछ कुछ है और विरोध करना सभी को अधिकार भी है। अब लेकिन सरकार ने बाकायदा इस पर एक लॉ बना दिया है। अब आप सबके लिए कहानी समाप्त हुई। सभी लोग को बता दूं, मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक का वीओडी लेक्चर आप विनर्स पे ले सकते हैं। बाकी एमपीपीएससी का 1 ईयर और 3 ईयर का 15 अप्रैल से नया बैच है, और कांस्टेबल का भी आपको नया बैच मिल जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश आबकारी के ऑफलाइन ऑनलाइन बैच भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एमपीएसआई के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी हैं, और ये एमपीएसआई की कंप्लीट पूरी टीम है। रेलवे एनटीपीसी रेलवे एग्जाम की भी आप बैच ले सकते हैं, और इनके टेस्ट सीरीज या फिर रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मास्त्र की टेस्ट सीरीज, ग्रुप 1-2 के वीओडी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सामान प्रबंधन का बुक, रेलवे एनटीपीसी का बैच और फाउंडेशन बैच व्यापम रेलवे के मिल जाएंगे। ये सारे बुक एमपीएसआई प्रीलिम्स के, ये सारे मेंस के, ये सारे मध्य प्रदेश कांस्टेबल के, ये भी कांस्टेबल के सारे बुक हैं। और आबकारी का बुक आप ले सकते हैं, मॉडल सॉल्व पेपर, ये सारी रेलवे परीक्षा के साइंस के बुक, ये आप सामान्य विज्ञान का बुक ले सकते हैं रेलवे के लिए, ये अदर बुक्स हैं। और कोई भी कोर्स बुक लेने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। कोर्स के लिए इस ऐप को इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें या विनर्स के हेड ऑफिस पर बात करें। कोई भी कोर्स इस तरीके से लेना है, कोई भी बुक इस तरीके से लें। तो सेशन कैसा रहा, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। आप सबसे यूं ही नए नए मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। मैं लखन संकेत विदा लूंगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।